नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है अयोध्या में और पूरे देश का माहौल राममय है। तो सबसे पहले तो सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। इसके साथ ही अब हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि प्रभु राम की स्थापना तो हो गई है, लेकिन उनके साथ साथ राम राज्य की भी स्थापना हो। उसके लिए दुनिया का सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश जो भारत है, उसके प्रत्येक युवा का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम इस जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाएं और जो सामान्य नैतिक मूल्य हैं उनको अपने जीवन में धारण करते हुए उन्हें अपने जीवन को विशिष्टता की ओर लेकर जाएं और लगातार देश की उन्नति में अपना योगदान देवें। और इसी क्रम में जिस लक्ष्य पर आप कार्य कर रहे हैं वो भी निश्चित रूप से उसी योगदान की ओर एक कदम है और उसमें थोड़ा सा योगदान हमारा भी ये करंट अफेयर्स के रूप में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की और बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। तो जो पहला ही करंट अफेयर्स है वो श्री राम जन्मभूमि से ही जुड़ा हुआ है। एक नया गोल्डन ट्रायंगल जो है अब बनता हुआ दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश में। अभी तक हम सब जानते हैं कि पर्यटन का जो ट्रायंगल है वो कहा जाता है दिल्ली, आगरा और जयपुर को। तो ये तीन जो प्रमुख स्थल हैं जो कि पर्यटन के रूप में विश्वविख्यात हैं, इनकी जो है इनको मिलाकर के और एक गोल्डन ट्रायंगल अब तक बनता आ रहा है, जिस पर काफी प्रश्न भी पूछे गए हैं। इसी तरह का एक ट्रायंगल अब उत्तर प्रदेश में अयोध्या और काशी, जिन दो का तो विकास हो चुका है और अब प्रयागराज में जो महाकुंभ आगे होने वाला है उसको लेकर सरकार जो प्रयास कर रही है, उसके बाद में ये एक और जो धार्मिक टूरिज्म का गोल्डन ट्रायंगल है उसके रूप में सामने आएगा। इसी पथ पर कुछ और भी स्थान है, जैसे कि स्वामी नारायण जी जो हैं उनका जन्म स्थान छपिया, नाथ संप्रदाय का श्री गोरक्षनाथ या गोरखनाथ मंदिर और पूर्वांचल में स्थित विंध्याचल देवी का मंदिर। तो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से को कहा जाता है, जो बिहार के नजदीक वाला क्षेत्र है। ठीक है, इनका भी जो है विकास कार्य इसमें सम्मिलित है। तो वर्तमान में प्रयागराज में बहुत से नए निर्माण चल रहे हैं, जैसे कि वहां पर नया हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, वहां के जितने भी घाट है उनकी सफाई की जा रही है, उनका जीर्णोद्धार जो है वो करवाया जा रहा है। तो यहां से एक नया प्रश्न आपके लिए बनता है धार्मिक गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ा हुआ। चलिए इसके बाद में बात करते हैं एक रिपोर्ट की जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा दी गई है। इसके अनुसार राजस्थान और एमपी की अगर हम बात करें तो यहां पर 98% स्कूलों में स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण तो हो चुका है, लेकिन इनमें से 25% में जल कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल राजस्थान जो है पानी की कमी जो है उससे हमेशा जूझता रहा है, लेकिन इस तरह से अगर जल की व्यवस्था स्कूलों में नहीं होगी तो इन शौचालयों के बनाने का जो लाभ है वो हमको नहीं मिल पाएगा, और यही इस रिपोर्ट में पता चला है। और इसके अनुसार राजस्थान और मध्य प्रदेश अंतिम स्थानों पर रखे गए हैं। ये दो जो जिले हैं, दो जो राज्य हैं वो रखे गए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान अंतिम 2 राज्यों के अंतर्गत इसमें सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्कूल हैं राजस्थान के विशेष करके। तो राजस्थान को कौन से 32वें बॉटम पर रखा गया, ठीक है, सबसे नीचे, सबसे अंतिम पायदान पर है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान कौन से स्थान पर रहा इस रिपोर्ट के अनुसार, वहां पर ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ज्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि समय हमें वेस्ट नहीं करना है। तो जल जीवन मिशन एक चलाया गया है जिसके अंतर्गत देश में 2024 तक सभी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां पर नल कनेक्शन से हमको उनको जोड़ना है। 12 करोड़ से ज्यादा घरों में नल का कनेक्शन, नल के द्वारा जल पहुंचाने का कार्य इसमें किया जा रहा है, और ये हमारे जो सतत विकास लक्ष्य हैं उनकी दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जहां स्वच्छ पेयजल की पूर्ति करने का प्रयास हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान पुलिस के एक ऑपरेशन की। राजस्थान पुलिस जो है उसके द्वारा ऑपरेशन इस्माइल की शुरुआत की बात कही गई है। ऑपरेशन इस्माइल का संबंध समाज के एक अलग वर्ग, जिसको हम ट्रांसजेंडर वर्ग के नाम से जानते हैं, उनके लिए है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए राजस्थान पुलिस के द्वारा इस एक नए अभियान को शुरू किया गया है ऑपरेशन इस्माइल के नाम से। इसमें क्या होने वाला है, एक बहुत सिंपल सी बात है। ऑपरेशन इस्माइल के अंतर्गत 10 से लेकर के 12 तारीख तक प्रत्येक माह प्रदेश के सभी पुलिस थानों में ट्रांसजेंडरों से संबंधित मुद्दों को लेकर के बैठक का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों यहां पर बहुत से ट्रांसजेंडर राइट एक्टिविस्ट भी शामिल होने वाले हैं। इसी से जुड़ा एक फैक्ट यह भी है कि नूर शेखावत
कौन है? ये जन आधार कार्ड पाने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, पहली ट्रांसजेंडर नूर शेखावत है जिनको जन आधार कार्ड इश्यू किया गया है। तो ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है परीक्षाओं में, आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए, इसलिए मैंने इसे सम्मिलित किया है। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है सहकारी बैंकों के पास फंड नहीं होने से किसानों को जो ऋण मिलने की सुविधा नहीं मिल पा रही है, उससे जुड़ा। और फिर इसमें हम क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा के लिए जो सहकारिता विभाग का पूरा टॉपिक है उसको ही कवर कर लेंगे, यहीं का यहीं। तो मेंस परीक्षा की चूंकि हम तैयारी में लगे हुए हैं, तो प्री और मेंस दोनों साथ साथ चले, इसके लिए आवश्यक है कि हम एक विभाग, क्योंकि हो सकता है आपको आने वाली परीक्षा में सहकारिता पर ही पूरा प्रश्न पूछ लिया जाए। तो यहां पर यह खबर छपी है कि सहकारी बैंकों के पास फंड नहीं है और केवल 25 से 50 हजार तक के फसली ऋण ही दिए जा रहे हैं। देखिए, हमारे यहां पर जो सहकारिता का ढांचा है उसमें प्रत्येक राज्य के अंदर एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक होता है, जिसको हम अपेक्स बैंक के नाम से जानते हैं। तो जैसे राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो अपेक्स बैंक है, और इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के ऋण जो हैं दिए जाते हैं। इसमें होम लोन भी होते हैं, पर्सनल लोन भी होते हैं, और विशेषकर जो हमारी छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है उनके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को फसली ऋण दिए जाते हैं, लगभग 25 से 50 हजार रुपए तक के। और ये जो ऋण होते हैं इनमें अधिकतर बार जो ब्याज राशि होती है उसको माफ किया जाता है, मतलब ये बिना ब्याज के किसानों को ऋण मिलता है। एक बहुत बड़ी सहूलियत के रूप में ये देखने को आता है। हालांकि इनसे जुड़े भ्रष्टाचार के मामले भी बहुत मात्रा में सामने आए हैं। तो ये जो पैसा आता है इससे फसल की बुआई और खाद बीज खरीदने के लिए किसानों को क्या होता है, लाभ होता है। लेकिन अब चूंकि ज्यादा अब आज के समय में अगर हम बात करें तो किसानों को लागत बढ़ती जा रही है खेती की। अगर हम ध्यान दें तो अब कटाई और बुआई और इस तरह की जो गतिविधियां हैं उनमें जो लागत है वो लगातार बढ़ रही है। और यही बात इसमें कही गई है कि हाइब्रिड बीज खरीदना और ये सारा सब कुछ जो है वो नहीं कर पाते, और इसी वजह से किसानों को जो है फिर ब्याज पर मार्केट से पैसा उठाना पड़ता है, जो कि उनके लिए घातक सिद्ध होता है। तो इस पर इसमें इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो है बात कही गई है। इसके अलावा यह भी कहा गया कि खेतों पर आवास के निर्माण के लिए जो लोन की एक सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों की तरफ से एक योजना जो चल रही है, सहकार ग्राम आवास योजना, उस योजना में 50 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। और इसको अगर कोई व्यक्ति लेता है तो समय पर लोन देने पर जो है ब्याज चुकाने पर 5% सब्सिडी मिलती थी। तो 5% सब्सिडी मिलने से ये 6% ऋण दर पर जो है 6% की ब्याज दर पर ये ऋण उपलब्ध हो जाता था। लेकिन ये भी अभी वर्तमान में नहीं मिल रहा है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे हैं। चलिए अब हम इससे जुड़ा जो पूरा का पूरा हमारा सहकारिता है राजस्थान में उसको हम कवर अप कर लेते हैं, साथ का साथ लगे हाथ, तो ये हमारे लिए फायदेमंद हो जाएगा। तो सहकारिता की बात करें तो राजस्थान में अगर हम देखें तो राजस्थान में 29 हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक हैं। ठीक है, 29 केंद्रीय सहकारी बैंक है। इसी तरह से शहरी क्षेत्रों में कोऑपरेटिव बैंकों की संख्या लगभग 37 है। ये पूरा डेटा कहां से आ रहा है, ये आपके इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान से आ रहा है। कई अभ्यर्थियों ने मुझसे ये पूछा था कि क्या हमें इकोनॉमिक रिव्यू दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो है राज्य और केंद्र दोनों में ही चुनाव जो हैं और या हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बार लेखानुदान आने वाला है। तो आपका बजट जो है बजट और इकोनॉमिक रिव्यू दोनों ही जुलाई माह में आएंगे और आपका एग्जाम जून जुलाई में ही शेड्यूल होने की संभावना है। तो इसलिए आपको अब नया इकोनॉमिक रिव्यू पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नया इकोनॉमिक रिव्यू आपको जो है जुलाई में ही मिलेगा, तो आप निश्चिंत रहें। अभी आपको कोई इकोनॉमिक रिव्यू नया नहीं पढ़ना है, पिछली बार का इकोनॉमिक रिव्यू ही आपको अभी पढ़ना है, इसका ध्यान रखिए। तो 29 केंद्रीय सहकारी बैंक, आप ये आंकड़े ध्यान रखें क्योंकि पूछ सकते हैं कि राज्य में सहकारी परिदृश्य को समझाइए, ठीक है, या राज्य में सहकारिता के अंतर्गत किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए, या जो संस्थाएं हैं उनकी संरचना को समझाइए। तो हमारे पास में अर्बन क्षेत्र में 37 के करीब कोऑपरेटिव बैंक है, लगभग 7,500 से ज्यादा हमारे पास प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां हैं, और कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आपके इसमें है। इसके अलावा कोऑपरेटिव जो अधिकारी हैं बड़े, तो वो ग्रुप ए अधिकारियों को भी आपके इसी एग्जाम में, आरएस एग्जाम से ही जो है उनकी भर्तियां होती है। इसके बाद दुग्ध संघों की बात करें तो जैसे हमारे सरस जैसे दुग्ध संघ है, तो 24 के करीब ऐसे दुग्ध संघ है। उपभोक्ताओं के थोक भंडार है 38, प्राथमिक भूमि विकास बैंकों की संख्या 36 है, और हमारी मंडियों में फल और सब्जी विपणन की समितियों की संख्या 275 है। ये सारे कोऑपरेटिव सेक्टर में काम कर रही जो संस्थाएं हैं उनकी संख्या हमारे यहां पर है। कुछ योजनाओं की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सहकारी आवास योजना एक हमारे यहां पर जो है वर्तमान में
चल रही है, जिसके अंतर्गत गृह निर्माण समितियों, प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के जो सदस्य हैं उनको 20 लाख रुपए का ऋण 15 वर्ष तक की अवधि के लिए मकान को बनाने और उसको विस्तारित करने के लिए दिया जाता है। इसके अलावा और भी जो है ऋण है, जैसे कि 0% ब्याज पर लघु अवधि ऋण योजना, जो मैंने आपको बताया अभी 2012-13 से ये चल रही है और हर साल किसानों को जो है फसली ऋण समय पर चुकाने पर सब्सिडी मिलती है, उनको 1 रुपया भी ऋण नहीं देना पड़ता। ये वो 0 सब्सिडी ब्याज ऋण योजना है। तो आपको परीक्षा में जो है 5-6 योजनाएं हर विभाग के बारे में याद करनी होगी, तो आप इस तरह के नोट से आराम से इन योजनाओं को याद कर सकते हैं। ये हमारे इकोनॉमिक रिव्यू वाला जो पूरा का पूरा कोर्स है उसका भी पार्ट है, तो वो भी आप आरएस जंक्शन ऐप पर देख सकते हैं। अगर जिनको नोट्स चाहिए तो केवल 99 रुपए में हमारे इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान की ये नोट्स अवेलेबल है, जिसमें आपको राजस्थान इकोनॉमी इसी तरह से पूरी कवर करके मिली हुई है। राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना, ये एक विशेष योजना जो है चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत 30 नवंबर 2018 तक के जितने भी बकाया लघु अवधि के 50,000 तक के जो ऋण थे उनको माफ करने की बात सरकार ने कही थी। इसके बाद 2019 में भी इसी तरह की योजना सरकार ने लागू की थी, जिसमें 2 लाख रुपए तक के 30 नवंबर 2018 तक के अवधि पार ऋण, जो मतलब पेमेंट नहीं हुआ, जिनको किसानों ने पुनर्भुगतान नहीं किया था, उनको भी माफ करने की बात इसमें कही गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है, तो कोई भी व्यक्ति अगर ये 0% वाला लघु फसली ऋण लेता है किसी भी प्रकार का, तो उसकी भूमि का अनिवार्य बीमा यहां पर किया जाता है। ये भी योजना हमारे यहां पर चल रही है। और इसके अलावा एक स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसके अंतर्गत कोई भी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार योजना गैर कृषि गतिविधियों में शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक के ऋण 5 साल की अवधि के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ये 4-5 योजनाएं नाम याद कर लीजिए, आप दोबारा मैं बता देता हूं। सहकारी आवास योजना, 0% ब्याज पर लघु अवधि ऋण योजना, कृषक ऋण माफी योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना। ये प्रमुख योजनाएं हैं जिनको हमने सम्मिलित किया है हमारे सहकारिता विभाग में। सहकारिता विभाग के अंतर्गत और जो योजनाएं हैं उन पर भी हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, सहकारी किसान कल्याण योजना। सहकारी किसान कल्याण योजना में भी केंद्रीय बैंकों द्वारा कृषि से संबद्ध उद्देश्यों के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण मिलता है। इसी तरह से राज्य सहकार पोर्टल एक बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पर सहकारी विभाग की सभी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ किस प्रकार लिया जाए उसकी जानकारी आपको मिलती है। कृषि उपज रहन ऋण योजना, तो किसानों को क्या होता है कि उपज को जब किसानों के हाथ में आती है उस समय उनकी बहुत सी लायबिलिटीज होती है, जिसमें मजदूरों को भुगतान करने से लेकर अगली फसल की बुआई की व्यवस्था करना। ऐसे में किसान को मजबूरी में अपनी फसलों को कम दामों में बेचना पड़ता है, और इसी चीज से बचाने के लिए यह योजना चलाई गई है, जिसके अंतर्गत केवल 3% ब्याज दर पर जो है किसान अपनी उपज को एक तरह से गहने, जिसको बोलते ना गहने रखना या फिर रहन रखना, एक तरह से वो कुछ समय के लिए सरकार के पास उसे रख देते हैं, ठीक है, और उस पर 3% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। मतलब उनकी उपज के विरुद्ध उनको ये ऋण, कोलेट्रल एक तरह से उपज उनकी रखी जाती है, और उसके बदले में 3% की ब्याज दर पर एक बेसिक जो बैंक अकाउंट की दर होती है उस पर यह किया जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा महिलाओं को भी महिला विकास ऋण योजना में 2 व्यक्तियों की गारंटी पर गैर कृषि डेयरी व्यवसाय के लिए, मतलब भैंसें खरीदने के लिए, ठीक है, कोऑपरेटिव में जो जानवर हैं इस तरह के, या फिर बकरियां, या फिर जो भी जानवर जो दुधारू पशु हैं उनको खरीदने के लिए 50,000 रुपए तक की ऋण की व्यवस्था भी इसमें की जाती है। इसके अलावा कुछ ब्याज अनुदान, तो मैंने जैसा बताया लघु अवधि फसली ऋण पर 0 ब्याज दर, वो उसके बारे में भी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ब्याज का अनुदान भी सरकार देती है। इसके अलावा हमारा जो सहकारिता विभाग है इसके अंडर एक और जो है संगठन है जिसका नाम है कॉनफेड। क्या नाम है? कॉनफेड। तो कॉनफेड जो है ये सहकारी उपभोक्ता, मतलब सहकारिता के माध्यम से विभिन्न प्रकार के जो उपभोक्ता उत्पाद हैं उनको बढ़ावा देने का काम करता है। तो इसके उद्देश्य क्या है? इसका नाम है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, ठीक है। और सहकारिता की मदद से
जिन उत्पादों का निर्माण होता है उनको ये बढ़ावा देने का काम करता है, उपभोक्ता उत्पादों को उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाता है, और जब कभी बाजार में वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगती है तो कालाबाजारी जैसी घटनाओं को रोकने में और कृत्रिम अभाव को कम करने में ये मदद करता है। इसके अलावा इसको बहुत से काम दिए गए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर जो जन औषधि परियोजना चल रही है प्रधानमंत्री की, जिसके अंतर्गत जेनेरिक दवाइयां बहुत ही कम दाम पर उपलब्ध होती है जन औषधि केंद्रों के माध्यम से, वहां पर ये सप्लाई करवाता है। ठीक है, तो इसके अलावा लंपी स्किन डिजीज, अभी हाल ही में जब लंपी बीमारी हमें दुधारू पशुओं में देखने को मिली, विशेषकर गायों में, तो उसके दौरान भी इसने दवाइयां और बाकी चीजें उपलब्ध कराई। जो हमारे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हमारे केंद्र से जो पोषण योजना और इनके अंतर्गत चल रही है ICDS, उसमें ये पूरक पोषाहार की आपूर्ति हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को करता है। राष्ट्रीय सहकार व्यापार एवं मसाला मेला, तो ये मेले जिनके अंदर हमारे आसपास के, क्योंकि राजस्थान में मसालों का काफी अच्छी तरह से उत्पादन होता है, तो उनको भी प्रदर्शनी के रूप में जवाहर कला केंद्र में आयोजित करता है। और मिड डे मील जो है उसके अंतर्गत दालें, मसाले, तेल आदि जो है विद्यार्थियों को इसने उपलब्ध कराने का काम किया था जब स्कूल बंद हुआ करते थे। तो ये सारी कॉन्फेड के अंतर्गत सम्मिलित चीजें हैं। तो यहां से आपका एक टॉपिक पूरा हो जाता है सहकारिता वाला। अब आप इसका रिवीजन करते रहो। इसके नोट्स आपको PDF में हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप जा के देख सकते हैं। चलिए और देखते हैं। तो एक ROB अर्थात रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया गया है, और राम जी की प्रतिष्ठा जो हुई है उस अवसर पर यह हुआ है, तो इसको हमने राम सेतु नाम दिया है। बालोतरा बाड़मेर में इस रेलवे ओवरब्रिज को जो है उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर। ये आपके प्रीलिम्स के लिए या फिर किसी भी अन्य जो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जोधपुर बाड़मेर रेलवे जो सेक्शन है वहां पर इसको बनाया गया है, और इससे जसोल धाम, नाकोड़ा धाम और ब्रह्म धाम जैसे जो स्थल हैं वहां तक जाना लोगों के लिए सुगम होगा। तो राम सेतु कहां बना है, आपसे कोई पूछे राजस्थान में, तो आप बता सकते हैं कि एक रेलवे ओवरब्रिज है जो कि बाड़मेर में जो है बालोतरा में बनाया गया है। फर्स्ट क्लास रन में टॉप पर है सुनील। दरअसल कल क्या हुआ कि जो चेतेश्वर पुजारा हैं, इन्होंने रणजी के अंतर्गत सर्वाधिक रन बनाने का अपने एक खिताब नाम किया। चौथे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने सर्वाधिक 20,000 रन बनाए हैं। तो 20,000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बने हैं। इनसे ऊपर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ जैसे खिलाड़ी हैं, और इन्होंने मात्र 260 मैच खेलते हुए और 51.98 की औसत से ये 20,000 रन बनाए हैं। तो चेतेश्वर पुजारा पर यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। सर्वाधिक दोहरे शतक लगाने वाले एशियाई खिलाड़ी भी उनको माना जाता है। एक और अंतिम हमारी आज की जो खबर है, अंतिम नहीं, इसके बाद एक और है। तो एक जो अयोध्या के अंदर प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, उसी के दौरान एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन भी हमने किया। स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म जो है उसके माध्यम से। भीष्म एक पोर्टेबल मोबाइल अस्पताल है जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, क्विकली इसको असेंबल किया जा सकता है। इवन ये इतना हल्का है कि इसको ड्रोन के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जगह पर आप भेज सकते हैं। तो इसको हमने जो है बनाया है। इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है क्यूब भीष्म। ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म के अंतर्गत बनाया गया इसको। तो ये प्रोजेक्ट भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग एंड मैत्री। भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। तो भीष्म नामक ये एक प्रौद्योगिकी से युक्त अस्पताल है जिसमें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। जटिल से जटिल अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, विशेषकर आपदा में, तो इसका प्रयोग हम हमारी सॉफ्ट पावर के रूप में भी कर सकते हैं। जब भी किसी देश में आपदा आए तो वहां पर हम इसको मदद के रूप में भेज सकते हैं, या भारत में भी आपदा आने पर इसका प्रयोग त्वरित रूप से किया जा सकता है। इसकी एक विशेषता है RFID टैग। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। ये आपके RS मुख्य परीक्षा के पेपर 2 का एक हिस्सा है। तो RFID टैग एक विशेष प्रकार के टैग होते हैं और इनका प्रयोग अक्सर जो है वस्तुओं के आइडेंटिफिकेशन में एक ये अपने आप में एक जानकारी निहित रखते हैं। जब इस टैग को किसी वस्तु पर लगाया जाता है तो इनको स्कैन करके, रेडियो फ्रीक्वेंसी पर ही आधारित होते हैं, इनको स्कैन करके और तुरंत उसके बारे में जानकारी ली जा सकती है। तो ये टैग अपने आप में जानकारी निहित करता है। और इनमें भी क्या है कि प्रोजेक्ट भीष्म का जो अस्पताल है, इसके सभी प्रोडक्ट पर इस टैग का उपयोग करके उनको नंबरिंग और उनकी असेंबलिंग कैसे होती है उसकी जानकारी निहित की गई है, ताकि
त्वरित रूप से सेटल जो भी हम अपना सेटलमेंट लगाना चाहते हैं या जिस तरह की हम व्यवस्था करना चाहते हैं वो हम तुरंत कर सके और बाद में उसको समेटने में भी समय हमको ना लगे। तो RFID टैग का अगर उपयोग की बात की जाए तो आप ये नवाचार लिख सकते हैं कि RFID टैग का क्या महत्व है। तो RFID टैग का बहुत जगह पर उपयोग होता है, विशेषकर इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, जो हमारे परिचालन श्रृंखलाएं होती है उनका मैनेजमेंट करने में ये बहुत मदद करता है। जैसे कि सामान जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है, बड़े बड़े जो जहाजों में सामान लदा जाता है, तो उन सामानों का ध्यान रखने के लिए और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए ऐसे RFID टैग आज के समय में बहुत तेजी से काम लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो RFID टैग का प्रयोग भी इसके अंतर्गत किया गया है। 200 लोगों को यह उपचार प्रदान कर सकता है। दोस्तों, नवा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव अर्थात ISSF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो है उसका आयोजन किया गया 17 से लेकर 20 जनवरी तक। कहां पर? हरियाणा के फरीदाबाद में। इस तरह के प्रश्न RPSC ने बहुत बार पूछे हैं, इसलिए मैंने ये दिया है। ठीक है, तो किस लिए किया जाता है? ताकि विभिन्न प्रकार के नवाचारों का प्रदर्शन किया जा सके, लोगों में जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको बढ़ाया जा सके, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना हमारे संविधान में भी हमने देखा है कि मूल कर्तव्यों में भी इसको सम्मिलित किया गया है। तो उस पर लगातार ये हम कोशिश करते हैं और 9वां संस्करण अभी हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित हुआ। इतना सा आप याद रख लीजिए, ज्यादा नहीं। चलिए, अंत में आप सभी के लिए संभव 50 एक हमारा RS मेंस का ऑफलाइन वर्कशॉप हम जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। जैसे ही आपकी डेट आती है उसके बाद में ये प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे। हमने 90 दिन का भी सोच रखा है, लेकिन अगर समय बदलता है या फिर टाइम जितना मिलता है उसके हिसाब से हम इस प्रोग्राम को सेट करेंगे। और इससे जुड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो भी इच्छुक अभ्यर्थी हों जो हमारे साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा जो अनुभव है उसके साथ में आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं, और उसके लिए आप हमारे इस कार्यक्रम में ऑफलाइन जो है इस कार्यक्रम में आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको वो सभी चीजें मिले जिनकी आपको अपनी तैयारी के दौरान आवश्यकता है, तो जिनका मैंने यहाँ पर वर्णन भी कर रखा है, ये सारा सब कुछ हम इसमें अवेलेबल कराने की कोशिश आपको करेंगे। तो केवल 50 स्टूडेंट्स के लिए हमने ये व्यवस्था रखी है। तो अगर आप भी इसके लिए इच्छुक हो तो आप हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और अपने आप को तैयार कर सकते हैं आने वाला जो एक समर है जिसके लिए आप लगातार पिछले कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे होंगे, उसके लिए। चलिए, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और डेली हमारे साथ बने रहिए, ताकि इसी तरह से आप प्रीलिम्स के साथ मेंस की भी तैयारी कर पाएं। धन्यवाद।